अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर 41 अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज का पार्ट नंबर 2 एंड टाइटल ऑफ पार्ट नंबर 2 इज़ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो था इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने जो है इसके रिलेवेंट सेक्शन पढ़े ठीक है, और इसका जो है इंट्रोडक्शन दिया कि जब भी कोई डिक्री की अपील में जाता है, फर्स्ट अपील में जाता है, तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो उसमें हमने कवर किया कि मेमोरेंडम की शेप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मेमोरेंडम को जो है जो प्रिस्क्राइब रूल्स हैं, जैसे कि कंसाइजली जो है आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो है पैराग्राफ्स में आपको जो है सारे फैक्ट्स लिखने हैं, और इसके अलावा जो है कोर्ट बाउंड नहीं है कि जो ग्राउंड्स आपने मेमोरेंडम में लिखे हैं उन पे डिसीजन दे, या फिर ऐसे कोई ग्राउंड्स आपने जो है मज़ीद ऐड किए हैं कोर्ट की लीव पे, तो कोर्ट इन दोनों जो है टाइप के ग्राउंड्स पे जो है बाउंड होकर डिसीजन नहीं देगी तब तक जब तक जो है जो रिस्पोंडेंट है वो अपना जो है डिफेंड ना करे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि मेमोरेंडम को रिजेक्ट भी कर सकती है अगर वो प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है फॉर्म में उसके हिसाब से प्रेजेंट नहीं किया गया पार्टी की तरफ से या पार्टी के प्लीडर की तरफ से। इसके अलावा जो है उसमें अगर अमेंडमेंट्स है तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम जो है कोर्ट बताएगी पार्टी को कि आप इस टाइम में जो है मेमोरेंडम को अमेंड करके, अमेंड मतलब उसमें चेंज जो भी तब्दीली की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी मिस्टेक है, एरर है, वो आप जो है सेट करके फिर जो है प्रेजेंट करें। और आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोसीडिंग मतलब केस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूशन अमल में लाना। ये जब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो फिर जो है हमें ये सही से समझ में आएगा कि टाइटल का मकसद क्या है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन का जो रूल स्टार्ट होता है 5 से होता है। तो रूल 5 क्या कहता है, स्टे बाय एपीलेट कोर्ट। एपीलेट कोर्ट कौन सी, जिसमें अपील का केस आता है उसको हम कहते हैं एपीलेट कोर्ट, और वो स्टे कर रही है। अब किस चीज़ को स्टे कर रही है, लेट्स स्टार्ट। सब रूल 1 कहता है एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर अ डिक्री और ऑर्डर अपील फ्रॉम। कोई भी अपील जो अपीलेट कोर्ट में गई है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट होती हैं तो उनको कोई भी स्टे नहीं लगाया जा सकता पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे या फिर लोअर कोर्ट की जो है रिक्वेस्ट पे कि जो है जो बंदा अपील में आया आप इस जो अपील वाले केस की प्रोसीडिंग्स को जो है रोक दे। ये पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट किस कंडीशन पे, सो फार एज एपीलेट कोर्ट में ऑर्डर, जब तक एपीलेट कोर्ट खुद इस चीज़ का ऑर्डर नहीं देती। नोर शैल एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बी स्टेट। एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो अपील वाला केस है उसकी प्रोसीडिंग पे कोई भी स्टे नहीं लग सकता एक बार अगर केस की अपील एक्सेप्ट हो जाती है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। और दूसरा इसका जो पॉइंट है, नॉर शेल एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बी स्टेड बाय रीजन ओनली ऑफ एन अपील हैव बीन प्रीफर्ड फ्रॉम द डिक्री। अब जिस डिक्री की आप अपील में आए हैं उस डिक्री की भी एग्जीक्यूशन को नहीं रोका जाएगा, और किस बेस पे, सिर्फ इसलिए कि आप उस डिक्री की अपील में गए हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई अपील आई है, ठीक है, डिक्री पास हुई है कोर्ट से, मेरा कोई केस है जिसमें कोई डिक्री आई है और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपील में जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली जो पीछे मेरी जो डिक्री है जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ या सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली उसकी एग्जीक्यूशन जो है रुक जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जो लाइन है, रीज़न ओनली ऑफ एन अपील हैव बीन प्रीफर्ड फ्रॉम द डिक्री, इस रीज़न पे कभी भी जो डिक्री पास हुई है कोर्ट से उसकी एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी। बट द एपीलेट कोर्ट, लेकिन एपीलेट कोर्ट में फॉर सफिशिएंट कोज ऑर्डर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। लेकिन एपीलेट कोर्ट के पास अगर कोई सफिशिएंट कोज आता है या फिर एपीलेट कोर्ट को खुद लगता है कि जो है उस डिक्री जो डिक्री कोर्ट ने पास की है, जिससे अपील आई है, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देना चाहिए, तो फिर ही जो है एपीलेट कोर्ट जो है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टे लगा सकती है। इसके अलावा सब रूल 2 क्या कहता है, स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिक्री। अब यहाँ पे स्टे कौन लगा रहा है, जिसने डिक्री पास की है, ठीक है। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन अपीलेबल डिक्री बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम अलाउड फॉर अपीलिंग देयर फ्रॉम। अब क्या है, जिस बंदे ने अपील में जाना है, ठीक है, और
उसको जो टाइम पीरियड था फॉर एग्जांपल 15 डेज़ का टाइम था। अब उसने क्या किया है, ना सिर्फ 15 डेज़ के अंदर अंदर वो अपील में गया है, बल्कि उसी टाइम के अंदर जो है उसने कोर्ट जिसने डिक्री दी है उसको भी एप्लीकेशन मूव कर दी है कि मैं अपील में जा रहा हूँ और मेरी इस डिक्री की जो है एग्जीक्यूशन को आप रोक दें। तो ये जो जजमेंट डेप्टर होता है वो अगर अपील में गया है, ठीक है, जजमेंट डेप्टर वो जो केस हार चुका है, ठीक है, ये मैंने उसकी एग्जांपल दी है। तो क्या करेगी अपीलेट, जिस कोर्ट ने डिक्री जो है पास की है वो फिर इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए सफिशिएंट कॉज को देखते हुए जो है उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक देगी। द कोर्ट विच पास द डिक्री मे ऑन सफिशिएंट कॉज, तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो सफिशिएंट कॉज पे बीइंग शोन ऑर्डर द एग्जीक्यूशन टू बी स्टेड, तो वो ऑर्डर देगी कि इस डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोका जाए क्योंकि एप्लीकेशन आ चुकी है। अब हम पढ़ते हैं इसका सब रूल 3। सब रूल 3 क्या कहता है कि जो हमने सब रूल 1 में पढ़ा कि अपीलेट कोर्ट भी जो है डिक्री की एग्जीक्यूशन रोक सकती है। सब रूल 2 में हमने पढ़ा कि जो है जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो भी एप्लीकेशन पे जो है रोक सकती है, स्टे लगा सकती है डिक्री के एग्जीक्यूशन पे। अब सब रूल 3 क्या कहता है, नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सब रूल 1 एंड 2। 1 और 2 में जो भी कंडीशन दी गई है अपीलेट कोर्ट और जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वो स्टे नहीं लगा सकती अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कोर्ट नीचे दिए गए प्रोविज़ो पे सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अब ये कौन से प्रोविज़ो हैं, ABC। ए कहता है दैट सब्सटेंशियल लॉस में रिजल्ट टू द पार्टी, के कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा पार्टी को अगर हमने एग्जीक्यूशन को नहीं रोका तो। अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस द ऑर्डर इज़ मेड, अगर कोर्ट को ये लगता है, अपीलेट कोर्ट या फिर जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया उनको अगर लगता है अनलेस कि अगर हमने ये ऑर्डर नहीं दिया कि डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोका जाए तो फिर जो पार्टी अप्लाई कर रही है कि मेरी इस डिक्री को जो है रोका जाए इसके एग्जीक्यूशन को, तो उसको जो है बहुत कोई बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। प्रोविजो बी क्या कहता है दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, कि जो एप्लीकेशन पार्टी की तरफ से आई है वो जो है सफिशिएंट कॉज दे रही है, सही रीज़न बता रही है और कोर्ट उस पर सेटिस्फाइड दे रही है। ऐसा कोई बेकार कोई अनरीजनेबल डिले नहीं है जिसको देख के जो है कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि रीज़न जो है एक्सेप्टेबल है। Proviso C that security has been given by the applicant for the due performance of such decree or as may ultimately be binding upon him। अब क्या होता है, जो बंदा ये जो पार्टी डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक रही होती है तो उसे सिक्योरिटी दी जाती है कि हम डिक्री को तभी जो है रोकेंगे जब तक आप हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे। सिक्योरिटी किस चीज़ की, इसको जो है हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ जजमेंट डेप्टर, ठीक है, मैंने केस हारा हुआ है, ठीक है, मैं जजमेंट डेप्टर हूँ जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है और आप जो है सुनने वाले जो डिक्री होल्डर है, ठीक है, आपकी फेवर में आई है और हमारा जो डिस्प्यूट था एक प्रॉपर्टी का था जो थी 1 लाख की, ठीक है, तो मुझे आपको 1 लाख पे करना है। डिक्री आपकी फेवर में ये आई है तो ऑब्वियसली आप जो डिक्री होल्डर है आप तो यही कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है डिक्री की एग्जीक्यूशन की जाए ताकि हमें 1 लाख जो है हमारी पोजीशन में आ जाए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूशन रुकवा रही हूँ, तो आपके कहने पे कोर्ट फिर क्या करेगी, आपको सेटिस्फाइड रखने के लिए मुझसे 1 लाख जो है एडवांस में जो है ऐसे सिक्योरिटी कोर्ट में अपने पास लेके रखेगी। अगर कोई भी जो है अगर डिले आता है, ठीक है, अगर मैं अपील में भी जो है डिक्री मेरे अगेंस्ट में आएगी तो वो 1 लाख आपको जो है वैसा ही मिले या फिर जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर उसको कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, स्टे लगने के बाद और जब तक अपील वाला जो केस 6 मंथ में जब तक डिस्पोज हो, ठीक है, तो जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी में नुकसान होता है तो आपको वही सेम रकम जो है मिल सके जो आपको पहले जो कोर्ट की डिक्री आपकी फेवर में आई थी उस हिसाब से। तो आपकी जो है सिक्योरिटी पहले ही कोर्ट जो है डिक्री होल्डर की फेवर में जो है लेके रख लेती है जजमेंट डेप्टर से। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, दैट सिक्योरिटी हैज़ बीन गिवन बाय द अपीलेंट जो अपील में जा रहा है फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ सच डिग्री, ताकि उस डिग्री की ड्यू परफॉर्मेंस करवाई जा सके बाद में, और ऑर्डर एज मे अल्टीमेटली बी बाइंडिंग अपॉन हिम, ठीक है, और फिर वो इस चीज़ पे पाबंद।
अब सब रूल 4 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 3। सब रूल 3 के 3 प्रोविज़ों में हमने जो रीजंस पढ़े, द कोर्ट में मेक एन एक्स पार्टी ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो अगर कोर्ट को इन रीजंस के अलावा भी अगर कोई रीज़न लगता है तो वो जो है स्टे का ऑर्डर दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोविज़ों में जो रीजंस है वही उसको मिले, तभी जो है कोर्ट जो है स्टे का जो है ऑर्डर देगी कि डिक्री की एग्जीक्यूशन ना की जाए। अब पढ़ते हैं रूल 6, सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम। सिक्योरिटी की कंडीशन बताई जा रही है कि सिक्योरिटी कैसे ली जाएगी उन केसेस में जो अपील में आए हैं। किसकी अपील में? एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर जो है ऑर्डर आ चुका है किसका? डिक्री के एग्जीक्यूशन का। तो वेयर एन ऑर्डर इज़ मेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फ्रॉम विच एन अपील इज पेंडिंग, जहाँ पे डिक्री के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है, जहाँ जिस डिक्री की अपील पेंडिंग में है, ठीक है। अपीलेंट कोर्ट में जो है डिक्री की जो है प्रोसीडिंग पेंडिंग में है और लोअर कोर्ट ने जो है ऑर्डर भी दे दिया है कि इस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवा दी जाए। द कोर्ट विच पास द डिक्री, तो कोर्ट क्या करेगी? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की और जिस कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी दे दिया है, शेयर ऑन सफिशिएंट कोज, अगर उसको कोई सफिशिएंट कोज जो रिक्वायर है, ठीक है, रीज़न जो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, सफिशिएंट कोज बी शोन बाय द एपिलेंट, अगर उसको एपिलेंट जो अपील में गया है वो उसको कोई सफिशिएंट रीज़न दे देता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी? उससे सिक्योरिटी लेगी। रिक्वायर्ड सिक्योरिटी टू बी टेकन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उतनी सिक्योरिटी उससे रिक्वायर करेगी कि कल को अगर वो अपील में भी हार जाता है अपीलेंट, तो प्रॉपर्टी को अगर कोई भी नुकसान होता है तो फिर वो उसकी रेस्टिट्यूशन, उसको असल हालत में लाने जितने पैसे जो है उससे जो है ले लिए जाएं। विच मे बी और हैज़ बीन टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और फॉर द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है उतनी सिक्योरिटी उससे लेगी। एंड फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द डिक्री, या फिर इतनी सिक्योरिटी लेगी कि जो डिक्री पास हुई है बाद में उसकी जो है एग्जीक्यूशन करवाई जा सके। और ऑर्डर ऑफ द एपिलेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर ऑफ द एपिलेंट कोर्ट, और द एपिलेंट कोर्ट में फॉर लाइक कोज डायरेक्ट द कोर्ट विच पास द डिक्री टू टेक सच सिक्योरिटी, या तो एपिलेट कोर्ट को जो है लोअर कोर्ट कह रही है कि आप सिक्योरिटी ले, या फिर क्या एपिलेट कोर्ट ही डायरेक्ट करेगी लोअर कोर्ट से जहाँ से डिक्री पास हुई है कि आप जो है इस एपिलेट से जो है सिक्योरिटी अपने पास लेके रखें। अब इसका सब रूल 2 कहता है वेयर इन ऑर्डर हैज़ बीन मेड फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, अगर कोई ऐसी डिक्री आई है जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलेट करती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके, ठीक है, जैसे कि प्लॉट है या फिर फसलें होती है, इसमें आ जाती हैं। प्लॉट है, कोई बेंगलो है, कोई घर है या फिर कोई दुकान है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई केस है, तो उसमें अगर कोई अपील पेंडिंग में है द सेल शेयर, और उसकी सेल होने जा रही है, ठीक है, ऐसी कोई डिक्री है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होने जा रही है, बेचा जा रहा है प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर, तो जो जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है, और टू द कोर्ट विच मेड द ऑर्डर, या फिर जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, बी स्टेड ऑन सच टर्म एज टू गिविंग सिक्योरिटी, या तो फिर स्टे रोका जाएगा उस सेल को इस शर्त पे कि अगर आप सिक्योरिटी कोर्ट ले लेती है एपिलेंट से, और अदरवाइज द कोर्ट थिंक फिट है, और इसके अलावा अगर कोर्ट को ये सही लगता है कि जो है सेल को जो है रोका जाए तब तक जब तक ये जो अपील वाला केस जो है डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, अंटिल द अपील इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। रूल 7 क्या कहता है? नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे जो है उनके केसेस में जो है कोई भी सिक्योरिटी जो है केस कोर्ट्स नहीं लेती। ये सिर्फ इतना ही था। नाउ आफ्टर रूल 7 कम टूवर्ड्स द रूल नंबर 8 and its heading is exercise of powers in appeal from order made in execution of a decree। ऐसी किसी अपील की बात की जा रही है जो आई है किसके अगेंस्ट, जो कोई ऐसा ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि डिक्री की जो है एग्जीक्यूशन की जाए, उस ऑर्डर की जो है हम अपील में जा रहे हैं। इस रूल
8 में। तो क्या कहते हैं, द पावर्स कन्फर्ड बाय रूल 5 एंड 6। ये जो 5 में हमने पढ़ा कि अपीलेट कोर्ट जो है स्टे लगा रही है, या फिर जो लोअर कोर्ट जिसने डिक्री पास की स्टे लगा रही है सफिशिएंट कॉज देखते हुए, या फिर रूल 6 ने कहा कि सिक्योरिटी जो है अपीलेट से ली जाएगी। तो ये जो पावर्स है वो कोर्ट कब यूज़ करेगी, अगर shall be exercised where an appeal may be or has been preferred not from the decree। जो अपील आई है अपीलेट कोर्ट के पास वो किसी डिक्री की नहीं है बल्कि ऑर्डर की है। ठीक है, किसकी, डिक्री की नहीं है बल्कि ऑर्डर की अपील आई है। और वो ऑर्डर कौन सा है, वो ऐसा ऑर्डर है जो कह रहा है कि डिक्री की जो है एग्जीक्यूशन की जाए। तो इस कंडीशन पे जो है ऑर्डर 6 और रूल 5 और 6 जो है एप्लीकेबल है। अब आते हैं इसके प्रोविज़ो पे। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच अपील हैज़ बिन प्रीफर्ड बाय द जजमेंट डेप्टर। क्या कहा जा रहा है, जहाँ पे ऐसी कोई एप्लीकेशन जजमेंट डेप्टर ने दी है ऑर्डर की एग्जीक्यूशन को रोकने की, तो ही शैल बी रिक्वायर्ड, उसको जो है बुलाया जाएगा कोर्ट में, अनलेस कब द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट प्राइमा फेसी के जो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, अपील की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की, वो जो है पूरी नहीं की गई। द अपील इज़ वन विच मस्ट सक्सीड ओविंग टू एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। कि जो रिकॉर्ड में जो कंडीशंस थी अपील को एक्सेप्ट करने की, वो जो है उसमें कोई एरर है। वो कौन से एरर है, वो उसके प्रोविज़ो में है, ए एंड बी। ए कहता है इन द केस ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ऐसी कोई डिक्री है जजमेंट डेप्टर के खिलाफ जिसमें उसको कोई मनी पे करना है, ठीक है, और वो उसकी चला गया अपील में, टू डिपॉजिट द डिक्रीटेड अमाउंट। तो फिर उसको क्या करना है, अपील में आते हुए उस जो अमाउंट उसको डिक्री में पे करनी है डिक्री होल्डर को, वो जो है उसको एज अ सिक्योरिटी पे कर देता है। ठीक है, उसको पे करना है, और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। प्रोविज़ो बी क्या कहता है, इन द केस ऑफ एनी अदर डिक्री, या फिर कोई ऐसी डिक्री है टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस, कि उसकी ड्यू परफॉर्मेंस के लिए जो है हमें सिक्योरिटी कोर्ट को जो है लेनी है। तो ये अगर दो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं जजमेंट डेप्टर की तरफ से, तभी जो है जजमेंट डेप्टर को कोर्ट में बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपील के केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट the part 2 of order 41, stay of proceedings and of execution। थैंक यू। एंड इसका जो हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में।